सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है। Students, we are getting in already videos the introduction of the partnership, admission of a partners, and how a partner retirement from the firms. Now the next chapter is coming partnership accounts 4, dissolution of a partnership firm. Meaning of dissolution of firm. Dissolution of firm meaning discontinuance of economic relationship between the partners according to section 39 of Indian Partnership Act 1932. Dissolution of firms means a dissolution of partnership between all the partners in the firm. When the firm is dissolved, there will be no business afterward. Hence, dissolution of firms mean the business of the firm is put to an end. Assets are disposed of, liabilities are paid off, and the accounts of all the partners are also settled. Thus, when the complete business of the firm is closed down due any reason, it is called dissolution of the partners firm. इसका मतलब होता है कि जब फर्म का डिसोल्यूशन किया जाता है तो वो इकोनॉमिक कंडीशन में जो रिलेशन होता है पार्टनर्स के बीच वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस डिसोल्यूशन जो होता है फर्म का उसका मतलब होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जो साझेदार हैं उनके बीच जो संबंध है वो भंग हो जाना या समाप्त हो जाना बिटवीन ऑल द पार्टनर्स इन द फर्म। जब किसी फर्म का समापन होता है देयर विल बी नो बिजनेस आफ्टरवर्ड, उसके बाद वो फर्म व्यवसाय नहीं करती है, बिजनेस नहीं करती है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स द बिजनेस ऑफ द फर्म इज पुट टू एन एंड, इसका मतलब है कि फर्म का जो बिजनेस है वो समाप्त हो जाता है। असेट्स आर डिस्पोज्ड ऑफ, असेट्स को बेच दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। द लायबिलिटीज आर पेड ऑफ, जो भुगतान होता है दायित्व का वो कर दिया जाता है। एंड द अकाउंट्स ऑफ द ऑल पार्टनर्स आर आल्सो सेटल्ड, सभी अकाउंट जो पार्टनर्स के वो सेटल हो जाते हैं। व्हेन द कंप्लीट बिजनेस ऑफ द फर्म इज क्लोज्ड, जब सारा बिजनेस समाप्त हो जाता है किसी भी कारण से तो इसे हम साझेदारी का या फर्म का समापन कहते हैं, फर्म का समापन कहते हैं, सॉरी। मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रीजन्स हो सकते हैं कई बहुत सारे इसके अंदर। ए पार्टनरशिप इज डिसॉल्व बाय चेंज ऑफ म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट इन द फॉलोइंग केसेस। चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो अमंग पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच यदि कोई शेयर जो उनका बीच का अनुपात है वो बदल जाता है। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए का एडमिशन होता है। रिटायरमेंट होता है। डेथ ऑफ पार्टनर्स, किसी की मृत्यु हो जाती है। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, कोई दिवालिया हो जाता है। एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ पार्टनरशिप, यदि साझेदारी का जो समय है वो समाप्त हो जाता है, जैसा कि साझेदारों ने पहले बताया है। मर्जर ऑफ वन पार्टनर फर्म इनटू अनदर, मर्जर यदि किसी एक पार्टनर्स को फर्म के अंदर मर्ज कर लिया जाता है। इसके बाद circumstances of from dissolution. Rules related to dissolution of a firm is given in Indian Partnership Act 1932, but these rules will be applied only when an agreement is made between the partners in this concern. फर्स्ट है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, यदि वो विघटन का उनके बीच समझौता होता है। डिसोल्यूशन बाय नोटिस, नोटिस के द्वारा होता है। थर्ड कंपल्सरी डिसोल्यूशंस, अनिवार्य रूप से समापन होता है। या डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, या कोर्ट के दिशा निर्देशों पे समापन हो जाता है। नेक्स्ट वी लर्न इन दिस वीडियो dissolution of partners, dissolution of firm. Meaning, it means to change in the acceptance agreement between the partners. इसका अर्थ होता है पार्टनर्सों के बीच कोई एग्रीमेंट होता है
इट मीन्स टू बी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। इसका अर्थ होता है कि फर्म के सभी साझेदारों का आपस में संबंध टूट जाता है। टाइप्स, इट इज़ वॉलेंटरी, इट्स मे बी बोथ वॉलेंटरी एंड कंपल्सरी। ये ऐच्छिक हो सकती है, ये ऐच्छिक और अनिवार्य कुछ भी हो सकता है। क्लोजर ऑफ बुक्स अकाउंट्स, इन दिस केस बुक्स ऑफ अकाउंट्स मे नॉट बी क्लोज्ड। In this case, books accounts are closed. No, the business of the firm continue. The business of the firm is closed. Next है 5. Settlement of account. Assets and liabilities are revalued and new balance is drawn after settlement of account. Assets are released and liabilities are paid off after the accounts are finally settled. Dissolution of need not necessarily lead to the dissolution of firm. Dissolution of firm involve dissolution of partnership as well as. Now we learned some entries in the dissolutions. All assets accounts except cash in hand or bank and fixed assets are credited with their book values and realization account is debited. Thus the assets accounts get closed and transferred to the realization account. सभी जो assets हैं उन्हें realization account में ट्रांसफ़र करते हैं, तो realization account डेबिट टू sundry assets account, केवल कैश, बैंक और जो fictitious assets होती हैं उनको छोड़कर। सेकेंड आती है sundry external liabilities to realization account. थर्ड, realizations to cash account when the expenses are paid. नेक्स्ट 4 सेल्स ऑफ असेट्स, जब हम किसी संपत्ति को बेचते हैं तो उसमें एंट्री आती है कैश और बैंक। कैश भी लिखा जा सकता है या बैंक। बड़ी संपत्ति है तो बैंक, छोटी है तो कैश। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट्स। द रिकॉर्डेड एंड अनरिकॉर्डेड असेट्स में आल्सो बी टेकन बाय द पार्टनर्स एट एन एग्रीड वैल्यू। यदि सभी पार्टनर सहमत होते हैं तो कोई संपत्ति यदि किसी पार्टनर के द्वारा ले ली जाती है तो में एंट्री आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक, मेनली यही है। अब नेक्स्ट इन दिस चैप्टर वी गॉट इट द लॉ ऑफ गार्नर वर्सेस मर्रे केसेस। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है इसके ऊपर। गार्नर वर्सेस मर्रे केसेस इन 1904, the fact of this case was following. Garner, Murray and Wilkins were 3 partners in the firm. According to the partnership agreement, their profit losses ratio are equal, but their capital were not equal. In June 1900, this firm was dissolved by the order of the court by selling the assets of the firm, and the sufficient amount was released to settle the creditors, but was not sufficient to pay of the partners' capital. Following was the financial position of the firm at that time. Balance sheet of the firm: Garner's capital 2500, Murray's capital 314. It is the liabilities. In the asset side, cash 1916, Wilkins deficiencies 263, loss on realization 635. Wilkins became insolvent and he was not able to pay this share of losses on realization and his deficiency of capital. Following were the important points of the decision made by Justice Joyce in this case. First, यहाँ पे 3 पार्टनर्स थे, गार्नर, मर्रे और विल्किंस। तीनों बिजनेस करते थे। उनमें विल्किंस दिवालिया हो गया। उसके दिवालिया होने पर गार्नर मर्रे में विवाद हो गया। उस झगड़े को निपटाने के लिए न्यायालय में जस्टिस जॉयस थे। उन्होंने क्या डिसीजन दिए वो यहाँ पे है। द लॉस ऑफ रियलाइजेशन इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडेड इंसॉल्वेंट इन देयर प्रॉफिट्स। लॉस शेयरिंग रेशियो एंड द सॉल्वेंट पार्टनर्स शुड ब्रिंग देयर शेयर ऑफ द लॉस इन कैश। रियलाइजेशन पे जो लॉस होता है उसको बांटा जाएगा सभी पार्टनर्सों में, दिवालिया सहित पार्टनर्सों में, उनके लाभ हानि अनुपात में, जिसमें
जो दिवालिया साझेदार है, रिमेनिंग पार्टनर्स बनते हैं, शेष साझेदार बचते हैं, जो सॉल्वेंट हैं वो अपने हानि की राशि को नकद लेकर आएंगे। द डिफिसिट ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल included loss on realization will be distributed among the solvent partners in the proportional to their capital, not with profit and loss sharing ratio. The argument given for it that it is capital related loss and is different from business and the realization expenses, hence it should be the distributed in capital ratio. Most of the important point है distributed in capital ratio. Profit loss ratio is only for distributing for the business loss. इसमें जो पूंजीगत हानि है उसको हम पूंजी के अनुपात में ही बांटेंगे और जो बिजनेस लॉस है उसे प्रॉफिट एंड लॉस में बांटेंगे. थर्ड पॉइंट्स इज गिवन फॉर कैलकुलेटिंग द कैपिटल रेशियो ऑफ सॉल्वेंट पार्टनर विच कैपिटल शुड बी टेकन इनटू consideration. The decision made in the connection that the ratio of those capital which are shown in the their capital account at the end of the last accounting period before dissolution. It is important to notice in this condition that partners capital is fixed or floating. यहाँ पे कंडीशन देखी जाती है कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है या फ्लोटिंग, उस कंडीशन में यहाँ होता है. क्रिटिशियन ऑफ डिसीजन के जो आलोचक थे वो क्या कहते थे, वो यहाँ बताया गया है. अकॉर्डिंग टू दिस डिसीजन टू सॉल्वेंट पार्टनर मस्ट ब्रिंग देयर शेयर ऑफ लॉस इन कैश. द फेवर ऑफ दिस डिसीजन urges for it that the loss on the realization is credited to capital account, change the ratio of their capital. Hence the share of loss brought by partners in case credited to their capital accounts, and thus their capital and capital ratio remain unchanged. But it does not hold good that the partners having creditor capital balance bring the loss on realization in cash and withdraw in later. Clear? Next has application of Gardner-Murray versus Murray rules in India. क्या गार्नर बनाम मर्रे का जो रूल्स है वो इंडिया में लागू होता है? In India, previously are already made in partnership deed regarding the insolvency of a partners. In case the insolvency, the applications of the mentioned provisions is made accordingly. In case if nothing is mentioned in this concern, Gardner versus Murray rules is applied on 50-50 basis. The solvent partners share the deficiencies in solvent partners in their capital ratio, either or fixed or fluctuating capital, as case may be, but the partners do not bring the loss on realization in cash. According to Section 48A Indian Partnership Act 1932, such losses are shared among the partners in their profit loss sharing ratio. Okay, thank you.